दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फायर हाइड्रेंट एंड होज रील्स ऑन प्रीमिसेस। और ये इसमें जब हम आईएस कोड जो कवर करने वाले हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड 3844 1989 है और इसका फर्स्ट रिवीजन है और ये रीअफर्म्ड हुआ था 2000 में। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। और देखते हैं आज इस वीडियो में हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें होने वाली है IS 3844 के बारे में। जब हम स्कोप की बात करते हैं IS 3844 का, तो स्कोप में आप देखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये रिक्वायरमेंट जो भी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फायर हाइड्रेंट है और होज रील है जो हमारे प्रेमिसेस में होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में ये बात करता है। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन में क्या क्या कंपोनेंट है होते हैं, पहले हम उसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे फर्दर आगे इस वीडियो में। तो पहला पार्ट जो है वो वाटर स्टोरेज का है, जिसमें स्टैटिक और टेरिस टैंक के रूप में जो हम वाटर स्टोर करते हैं फायर फाइटिंग पर्पस के लिए, हम उसकी बात करेंगे। वाटर सप्लाई नेटवर्क की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे राइजर्स की, राइजिंग मेंस, जिसको आप राइजिंग मेंस के नाम से भी जानते हैं, डाउन कमर मेंस, एक्सटर्नल मेंस जो डिलीवर करता है प्रेशराइज्ड वाटर, जो भी स्टोरेज का वाटर सोर्स है उससे हाइड्रेंट पॉइंट पे थ्रू पंप ऑफ कोर्स। जो पंपिंग सिस्टम है, चाहे हम फायर फाइटिंग पंप्स की बात करें और उसके साथ साथ जितने भी फिटिंग्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, फायर कंट्रोल पंप का कंट्रोल पैनल होता है जो डेडिकेटेड पंप हाउस में लगा हुआ रहता है, तो हम इन सब की बातें करने वाले हैं। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ कंपोनेंट है इंटरनल हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन का, वो है हाइड्रेंट एंड होज एसेसरीज, जिसमें हम इंटरनल हाइड्रेंट के लैंडिंग वॉल्व, एक्सटर्नल हाइड्रेंट्स, होज रील्स, होज एंड ब्रांच पाइप्स, तो ये सारी चीजें जो हाउस्ड होते हैं, जो रेडी टू यूज कंडीशन में होते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं आगे फर्दर इस वीडियो में। सबसे पहला कंपोनेंट जो हम इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम में देख रहे थे, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी कि पूरा स्टैंडर्ड ये 4 कंपोनेंट के रूप में ब्रेक किया हुआ है, 4 पार्ट में है। तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो वाटर स्टोरेज का है। जब हम वाटर स्टोरेज की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक्स सबसे पहले इसके बारे में दिया गया है और इसमें आप देखेंगे कि टैंक कैपेसिटी की बात की गई है, जिसके लिए टेबल 1 इस स्टैंडर्ड में दिया गया है। और टेबल 1 में जो वाटर की कैपेसिटी है वो ऑक्यूपेंसी वाइज, बिल्डिंग वाइज, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है, जब हम एनबीसी की बात करते हैं तो एनबीसी 2016 में आया है और वो टेबल 7 को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वाटर टैंक कैपेसिटी जो अंडरग्राउंड का होगा, हम वो टेबल 7 जो एनबीसी पार्ट 4 2016 का है उसको हम पिक करेंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट सा इसमें इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैक्सिमम डेप्थ जो है टैंक का, अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का, वो 3.5 मीटर का होना चाहिए और स्लोप उसका कितना होना चाहिए, 1:100 का। 1 मीटर डीप सम्प की जरूरत होती है, जिसका आप देखेंगे कि इसका जो साइज है वो 1:2 मीटर का है। टैंक कैपेसिटी के लिए हम टेबल 7 को फॉलो करेंगे। लोकेशन जो सम साइड होगा वो फ्रंट होगा और रिमूवेबल मेन होल कवर होगा, ताकि फायर इंजन सक्शन के लिए उसका यूज किया जा सके। डिजाइन प्रिफरेबली इंटीग्रेटेड होना चाहिए डोमेस्टिक वाटर टैंक से। कंपार्टमेंट जो है, इंटरकनेक्शन और गेट वॉल उसमें प्रोवाइड होने चाहिए ताकि क्लीनिंग इजी हो पाए। मैन होल, मिनिमम 2 मैन होल की जरूरत होती है जो अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक होता है। आउटसाइड पंप हाउस होना चाहिए और इंडियन स्टैंडर्ड एक है 1726, उसको कंप्लाइंट होना चाहिए। एक्सेस रोड जो है मिनिमम 6 मीटर वाइड और 18 टन का लोड सपोर्ट करना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए उठाने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए 18 टन जो फायर अप्लायंसेस है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि उसका वेट वो इतना कैपेबल होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि
उस पे 18 टन का फायर अप्लायंस आ सके, मूव कर सके, मस्ट रिमेन ऑब्स्ट्रक्शन फ्री, उसको कभी भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं करना है। अब हम टेरिस टैंक की बात करते हैं, तो टेरिस टैंक के केस में भी आप देखेंगे कि मॉन्टिंग रिक्वायरमेंट है। मॉन्टिंग रिक्वायरमेंट में सुटेबल गर्डर्स और प्लेट्स के थ्रू उसको माउंट किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो और साथ साथ स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। जो कैपेसिटी है वो आपको सेम टेबल 7 पार्ट 4 एनवीसी 2016 का फॉलो करना है, अदरवाइज टेबल 1 में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और लेकिन हम इसके जगह पे जो एनवीसी है उसके थ्रू हम टेबल 7 से ये रिक्वायरमेंट निकालेंगे। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं जो दूसरा कंपोनेंट था वाटर सप्लाई नेटवर्क, उसमें हम जो इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम का था, तो अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं फर्दर। तो इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम में जो पार्ट होते हैं, अब आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, ड्राई राइजर सिस्टम, वेट राइजर सिस्टम, वेट राइजर कम डाउन कमर सिस्टम, डाउन कमर सिस्टम। तो ये 4 तरह के सिस्टम होते हैं जो इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम में यूज होते हैं। तो फर्दर हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। जब हम पहला सिस्टम की बात करते हैं वाटर सप्लाई में, तो वो ड्राई राइजर सिस्टम के बारे में दिया गया है, जो कि मेनली हम कोल्ड रीजन में यूज करते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ और फैक्ट आपको बता दूं कि टेबल 7 जो एनबीसी 2016 पार्ट 4 है उसमें नोट 4 में दिया गया है। जब आप टेबल 7 के नीचे में देखेंगे तो ड्राई राइजर के बारे में बस इतना सा इंफॉर्मेशन है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी ड्राई राइजर में बी यूज्ड इन हिली एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया और एज रिक्वायर्ड। ये एनबीसी के टर्म और एनबीसी के रेफरेंस में आपको इसलिए यूज करके बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें इसमें जो होते हैं वो एनबीसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनबीसी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सुपरसीड कर जाता है ये 384 को, जो जनरली यूज होता है। तो मैं इसीलिए आपको ये रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ, और जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो 3844 का है। अब अप्लीकेबल फॉर इसमें दिया गया है कि जो अंडर ग्रुप ए है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की हम बात करते हैं, उसमें जो सब ग्रुप है 1 to 4, उसमें अगर हाइट 15 मीटर बट नॉट एक्सीड 24 मीटर, मतलब 15 मीटर टू 24 मीटर के हाइट वाले उस पर अप्लीकेबल है ये। वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट जो है अवेलेबल होना चाहिए फायर फाइटिंग के लिए। वाटर 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो अंडरग्राउंड स्टैटिक टैंक बना हुआ हो, या फिर म्युनिसिपल टाउन वाटर मेन्स अवेलेबल होना चाहिए, जो टेबल 1 में प्रोविजन में दिया गया है। मेन फीचर्स जो है इसका 2 वे फायर सर्विस इनलेट, जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे विदाउट एनआरबी अवेलेबल होता है। और इसकी जो पोजिशनिंग होती है वो हमेशा फ्रंट साइड होता है किसी भी टावर या ब्लॉक के। एयर रिलीज वॉल्व जो राइजर होता है उसके टॉप पे लगा हुआ रहता है, और ड्रेन वॉल्व बॉटम में लगा हुआ रहता है। इनलेट की जो पोजीशन होती है, जो 2 वे फायर सर्विस इनलेट है, उसकी जो पोजीशनिंग होती है वो 1 मीटर एबव ग्राउंड लेवल होता है, और इसको हमेशा एक्सेसिबल और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन मेंटेन करके रखना चाहिए। सिंगल हेडेड लैंडिंग वॉल जो IS 5290 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये हर एक फ्लोर लैंडिंग और स्टेयरकेस इंक्लोजर्स में अवेलेबल होना चाहिए। इसमें जो एक्सक्लूजन है वो ये है कि ड्राई राइजर सिस्टम में होज रील, होज कैबिनेट, फायर होज और ब्रांच पाइप की जरूरत नहीं होती है रखने की, जिस तरह से आप वेट राइजर्स में रखते हैं। तो सिर्फ लैंडिंग वॉल होना चाहिए सिंगल हेडेड। जो वाटर सप्लाई नेटवर्क में हम दूसरा सिस्टम जो यूज करते हैं वो वेट राइजर सिस्टम होता है, और वेट राइजर सिस्टम जनरली हम यूज करते हैं। आप अगर फायर सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और आपने अपने फैसिलिटी या बिल्डिंग में भी देखा होगा कि चार्ज सिस्टम रहता है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो बिल्डिंग टाइप और हाइट के हिसाब से टेबल 1 में दिया गया है इस कोड में, लेकिन अगेन मैं आपको टेबल 7 को रेफर करने के लिए बोलूंगा, जो पार्ट 4 एनबीसी 2016 का है। जो सिस्टम कंपोनेंट है उसमें पाइप्स जो चार्ज होते हैं अंडर प्रेशर बेस्ड ऑन एरिया और हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इस फ्लोर पे लैंडिंग वॉल्स, होज रील, होजेस, ब्रांच पाइप ये सब रहते हैं।
और जो पंपिंग अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट होता है, 2 ऑटोमेटिक पंप्स होना चाहिए, एक ड्यूटी पंप और एक स्टैंड बाय पंप। जो दोनों पंप है उसका सेपरेट पावर सोर्स होना चाहिए। ड्यूटी पंप्स वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा जब कोई हाइड्रेंट या होज रील ओपन होगा और उससे प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टैंड बाय पंप होगा वो भी ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट होगा अगर ड्यूटी पंप फेल होता है पावर ना होने की वजह से, तो उसमें वो स्टार्ट होगा। इंटरलॉकिंग की अरेंजमेंट आप इंश्योर कर सकते हैं ताकि दोनों जो मेन पंप है, चाहे वो ड्यूटी एंड स्टैंड बाय पंप, ये एक साथ रन ना करें। ऑपरेशनल फीचर्स जब आप देखेंगे तो प्रेशर मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रेशर मेंटेन होना चाहिए ताकि वाटर हमेशा चार्ज रहे और जब भी जरूरत पड़े तो इमीडिएटली अवेलेबल हो। स्टैंड बाय पंप जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, अगर पावर फेल भी हो गया तो भी वो एक्टिवेट हो जाएगा। कवरेज रिक्वायरमेंट जो होता है, जो हाइड्रेंट का कवरेज होता है मैक्सिमम 30 मीटर का होता है। कोई भी पॉइंट आपके कवर्ड एरिया का जो है मैक्सिमम 30 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए अवेलेबल हाइड्रेंट। इसकी जो हाइट होती है 0.75 मीटर टू 1 मीटर एबव फ्लोर लेवल होना चाहिए। जो हाइड्रेंट जो स्टैंड पाइप जिसको आप बोलते हैं उसकी जो हाइट होगी वो 0.75 टू 1 मीटर एबव फ्लोर लेवल होगा। हॉरिजेंटल स्पेसिंग जो होगी बिटवीन राइजिंग मेन्स ये 50 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, जो एक्सटर्नल हाइड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। फायर सर्विस इनलेट, इसमें गेट वॉल और नॉन रिटर्न वॉल प्रोवाइडेड होता है एक्सटर्नल फायर फाइटिंग पंप कनेक्शन से। 100 mm का राइजर अगर है तो उस केस में जो इनलेट होगा वो 2 होगा 63 mm का। अगर 150 mm का राइजर होगा तो उस केस में जो इनलेट होगा 4 होंगे, 4 होंगे 63 mm। अब हम बात करने वाले हैं वेट राइजर कम डॉन कमर सिस्टम। अब वेट राइजर कम डॉन कमर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो अप्लीकेबिलिटी में जब आप देखेंगे तो टेबल 1 के अकॉर्डिंग, टेबल 1 में दिए गए हैं इसके रिक्वायरमेंट, लेकिन जब हम एनवीसी को रेफर करते हैं यहाँ पे तो एनवीसी में जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये सिर्फ हजार्डस बिल्डिंग जो ग्रुप जे वाली बिल्डिंग है उसमें इसकी, वो भी अगर मोर देन 1 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उस केस में वेट राइजर कम डॉन कमर सिस्टम की रिक्वायरमेंट बताई गई है। अब ऑल्टरनेटिवली जो होता है एक वेट राइजर सिस्टम विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन मे बी प्रोवाइडेड। तो किस लिए ऐसा है, किस लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली आपको जो है ऑल्टरनेट सॉल्यूशन वेट राइजर के फॉर्म में दिया गया है। मतलब आप वेट राइजर कम डॉन कमर सिस्टम की जगह पे वेट राइजर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। पंप रिक्वायरमेंट्स जो है 2 पंप्स डिफरेंट कैपेसिटी का होना चाहिए। एक तो वेट राइजर जो स्टैटिक टैंक से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा और एक डॉन कमर जो टेरिस टैंक पे कनेक्ट होता है। और दोनों जो पंप होते हैं ये प्राइमरी पावर सोर्स के थ्रू होते हैं नॉर्मल, और साथ साथ ऑल्टरनेट पावर सोर्स भी जो डीजी के रूप में होता है बैकअप, वो अवेलेबल होना चाहिए। इसकी जो पोजिशनिंग स्पेसिंग है, जो लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ राइजर्स है वो डॉन कमर्स वो सिमिलर होते हैं वेट राइजर्स के। ताकि यूनिफॉर्म कवरेज हासिल हो पाए। अब हम डॉन कमर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डॉन कमर सिस्टम में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग में इसकी रिक्वायरमेंट है जो टेबल 1 के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप टेबल 7 की बात करें तो आपको टेबल 7 को फॉलो करना है। डॉन कमर की रिक्वायरमेंट उसमें दी गई है, जिस भी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग के लिए दिया गया है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। सिस्टम कंपोनेंट्स जो देखेंगे 100 mm डायमीटर पाइप के थ्रू टेरिस पंप पे आप देखेंगे कि डिलीवर्स वाटर डाउन टू ईच फ्लोर। मतलब 100 mm डाया का राइजर है और टेरिस पंप लगा हुआ है और उससे पानी नीचे वो चार्ज कर रहा है। सिंगल हेडेड लैंडिंग वॉल्व हर एक फ्लोर और लैंडिंग पे होना चाहिए। होज रील जो भी IS 884 की रिक्वायरमेंट है
उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, डायरेक्टली टैप होना चाहिए जो डाउन कमर पाइप है, और हर एक फ्लोर और लैंडिंग पे अवेलेबल होना चाहिए। अब हम पंपिंग सिस्टम की बात करते हैं। जब हम पंपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसमें हमेशा एडिक्वेट प्रेशर एंड फ्लो होना चाहिए जो आपका सिस्टम है, ताकि जितनी आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ जेट की, वो आपको हमेशा अवेलेबल हो। फायर पंप के हाउस लोकेशन और कंस्ट्रक्शन की बात करता है ये। जो पंप हाउस की लोकेशन है वो आउटसाइड बिल्डिंग होना चाहिए, मिनिमम 6 मीटर क्लियरेंस अदर स्ट्रक्चर से होना चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, विंडो फिटेड विद एक्सपेंडेड मेटल जो आप लूवर बोलते हैं। डीजल पंप एग्जॉस्ट वो हमेशा ओपन एयर में सुटेबल हाइट पे ओपन होना चाहिए। फ्लोर जो है उसकी स्लोप प्रॉपर होनी चाहिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, जिससे वॉल और ग्लैंड को वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। नॉर्मल एंड इमरजेंसी लाइटिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है। अगर ग्राउंड और बेसमेंट लेवल में पंप हाउस है तो उस केस में 2 आवर्स फायर रेटेड वॉल से सेपरेटेड होना चाहिए, और 1 आवर फायर रेटेड चेक डोर होना चाहिए। ये इस कोड के अकॉर्डिंग है। बेसमेंट पंप हाउस में आप देखेंगे कि फोर्स्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन इसकी रिक्वायरमेंट है। ग्राउंड फ्लोर में अगर पंप रूम है तो बिल्डिंग पेरिफेरी से डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सटर्नल एक्सेस होना चाहिए पंप रूम के लिए। अब पंप अरेंजमेंट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो रूम जो होता है इतना बड़ा हो कि वो एकोमोडेट कर पाए पंप, पाइपिंग, कंट्रोल पैनल, एयर वेसल, और साथ साथ एडिक्वेट सर्कुलेशन स्पेस भी होना चाहिए। मिनिमम क्लियरेंस जो है मेजर पंप के लिए जो 2280 एलपीएम से ज्यादा कैपेसिटी का पंप है उस केस में 1 मीटर फ्रंट बैक और 0.7 मीटर साइड्स ये मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए। अगर स्मॉलर पंप है जैसे जॉकी पंप तो उस केस में 0.75 फ्रंट बैक और 0.6 मीटर साइड्स में ये क्लियर स्पेस होना चाहिए। हेडरूम क्लियरेंस की बात जब हम करते हैं तो 2.75 मीटर की रिक्वायरमेंट इसमें दी गई है। पंप कंट्रोल पैनल जो लोकेटेड होता है पंप रूम में उसमें जो इंक्लूड होना चाहिए टीपीएन स्विच, एचआरसी फ्यूजेस, सेलेक्टर स्विच, मीटर, वोल्ट मीटर, फेज इंडिकेटर, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, ऑटो मैनुअल स्विच, इंटरलॉकिंग कॉन्ट्रैक्टर, प्रेशर गेज, कॉपर बस बार एंड ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। जो डीजल पंप पैनल है उसमें सेपरेट पैनल सेम और एडजॉइनिंग रूम में अवेलेबल होना चाहिए। इसमें इंडिपेंडेंट बैटरी, चार्जर, ऑटो मैनुअल चेंज ओवर और इंटरलॉक विद जो अदर इलेक्ट्रिकल पंप है उसके थ्रू, ताकि साइमल्टेनियस ऑपरेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ये प्रोविजन होना चाहिए। पंप मॉन्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन की जब बात हम करते हैं तो इसमें मॉन्टेड जो होना चाहिए वो कॉन्क्रीट के फाउंडेशन पे होना चाहिए जिसकी थिकनेस मिनिमम 75 mm की हो, ताकि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर पाए। उसमें वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग लेयर भी होना चाहिए वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए। फाउंडेशन जो है वो लेंथ को मैच करना चाहिए जो भी पंप का मोटर और उसका बेस प्लेट है उसके लेंथ को। डीजल यूनिट के लिए फाउंडेशन फुल रेल लेंथ के बराबर होना चाहिए। जितने भी पंप है वो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप होना चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टेड हो, सीआई केसिंग, ब्रोंज इम्पेलर, स्टेनलेस स्टील शाफ्ट एंड हैवी ड्यूटी बेयरिंग के साथ। एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट होना चाहिए उसमें जितने भी मेटल पार्ट्स है उसका, ताकि वाटर कांटेक्ट अगर हो नॉन फेरस मटेरियल बन जाता है वो। कांटेक्ट अनलेस मेड ऑफ नॉन फेरस मटेरियल का अगर बना हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट की एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो पंप प्राइमिंग के लिए है, पॉजिटिव सेक्शन पंप को हमें प्रेफर करना है। जो हमारे पंप होते हैं जो फ्लडेड सेक्शन वाया पंप हाउस एट लोअर लेवल पे जो पंप हाउस लगे हुए रहते हैं वो पॉजिटिव सेक्शन है। अगर आपको प्राइमिंग टैंक की जरूरत है तो मिनिमम 8 इंटू सक्शन पाइप वॉल्यूम विद फुटवॉल्व एंड स्टैनर ये अवेलेबल होना चाहिए। ऑल्टरनेट पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए इन केस ऑफ पावर फेल्योर। ऑप्शन डीजल जनरेटर जो है वो फुल फायर पंप लोड को
डीजल जनरेटर विथ कैपेसिटी फॉर फुल फायर पंप लोड एंड अदर इमरजेंसी सिस्टम, आपके पास ये प्रोविजन होना चाहिए ऑल्टरनेट पावर सप्लाई के लिए जो डीसी बैकअप की बात कर रहा है। सेपरेट सब स्टेशन, इमरजेंसी लोड अवेलेबल हो। एयर वेसल एंड प्रेशर स्विच की हम बात करते हैं। डिलीवरी लाइन में 1 प्रेशर स्विच आपको अपर एंड लोअर लिमिट चौकी पंप का लगा हुआ होना चाहिए। 1 प्रेशर स्विच मेन पंप का जो लोअर लिमिट का होगा, क्योंकि इसको मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। मेन पंप को मैनुअली स्टॉप करने का प्रोविजन होना चाहिए, स्टॉप बटन क्लियरली मार्क हो। डीजल पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और मैनुअली स्टॉप होगा। जो टेरेस पंप होते हैं ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होना चाहिए जब भी प्रेशर ड्रॉप हो हाइड्रेंट या होजरील के यूज करने से। मैनुअल स्टार्ट और स्टॉप बटन होगा ग्राउंड फ्लोर पे, फ्लोर 1 क्लियरली मार्क और कलर कोडेड। वेटराइजर सिस्टम जो है 2 ऑटोमेटिक पंप इसमें होते हैं, 1 ड्यूटी 1 स्टैंड बाय, और दोनों का पावर सोर्स जो होता है वो सेपरेट होता है। जो ड्यूटी पंप्स होते हैं वो प्रेशर ड्रॉप पे स्टार्ट हो जाता है, स्टैंड बाय पंप वो भी स्टार्ट हो जाता है जैसे ड्यूटी पंप फेल होता है। इंटरलॉकिंग की प्रोविजन होती है ताकि दोनों पंप एक साथ ना चले। जब वेटराइजर कम डॉन कमर की सिस्टम की हम बात करते हैं तो 2 पंप होते हैं डिफरेंट कैपेसिटी के, एक वेटराइजर जो कि स्टैटिक वाटर टैंक से कनेक्टेड होता है और एक डॉन कमर जो टेरेस टैंक से कनेक्टेड होता है। दोनों का जो सप्लाई है नॉर्मल एंड ऑल्टरनेट। इसमें हम देखेंगे कि सक्शन एंड डिलीवरी पाइप साइज का एक चार्ट दिया गया है जिसमें आप देखेंगे पंप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सक्शन प्लस डिलीवरी इन दोनों पाइप की साइज दिए गए हैं, डाया दिया गया है। और इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि एयर रिलीज और प्रेशर रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो एयर रिलीज वॉल्व आपका हाईएस्ट आउटलेट पे होना चाहिए ताकि जितने भी ट्रैप्ड एयर हैं वो इजीली एस्केप हो पाए। और स्टैटिक प्रेशर जो होज लाइन में है वो 7 kg से ज़्यादा मेंटेन ना एक्सीड ना करें अगर नोजल को शट ऑफ किया जाए तो। और ग्राउंड और लोअर लेवल पे जो है हमें प्रेशर 4 kg ओरिफिस फ्लेंज और अदर डिवाइस के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। अब ये वाला जो लाइन है अभी अब पॉसिबल ही नहीं होता, जैसे आप देखेंगे कि अब हाई राइज और लो राइज में सिस्टम को डिवाइड किया जाता है तो 4 kg ग्राउंड लेवल पे। अब इसमें जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन काफी पुराना है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एयर वेसल जो जॉकी पंप है उसके लिए स्मॉल लीकेज को मैनेज करने के लिए इंस्टॉल होना चाहिए। और जितने भी बड़े बिल्डिंग है वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेशर स्विच जॉकी पंप के साथ होना चाहिए ताकि कोई भी फ्रीक्वेंट प्रेशर ड्रॉप अगर हो किसी भी माइनर लीकेज की वजह से तो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाए, इसको मेंटेन कर लें। जो फायर पंप है अब ये इसके बारे में जैसे कुछ जगह आपने देखा होगा कि हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर लाइन दोनों कॉमन है, तो यूज ऑफ फायर पंप फॉर स्प्रिंकलर लाइन जो वेटराइजर पंप है आपका उसको पार्शियल स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह भी यूज किया जा सकता है। और ये सिर्फ बेसमेंट और शॉप एरिया के लिए है। अगर बेसमेंट एरिया आपका लेस देन 500 स्क्वायर मीटर है, शॉप डिपार्टमेंट स्टोर अगर आपका 1000 स्क्वायर मीटर है, पंप कैपेसिटी आपका मोर देन 2850 लीटर पर मिनट है, और एक सेपरेट स्टैंड बाय पंप डीजल और जनरेटर पावर इक्वल कैपेसिटी का अगर प्रोवाइडेड है तो। एक्सटर्नल हाइड्रेंट पाइपिंग जो है अंडरग्राउंड में ले होना चाहिए ताकि किसी भी व्हीकल से डैमेज ना हो। और कास्ट आयरन का होना चाहिए जो IS 1536 और MSGI 1239 विद एक कोट प्राइमर का 2 कोट बिटुमेन पेंट होना चाहिए उस पे। सपोर्ट एवरी 3 मीटर ऑन पेडेस्टल्स। पाइप एटलीस्ट 1 मीटर डीप ले किया जाना चाहिए जहां पे भी रोड क्रॉसिंग हो रहा हो। हमें RCC प्रोटेक्शन स्लीव का भी यूज करना चाहिए। अब हम इस स्लाइड में बात करने वाले हैं अरेंजमेंट फैसिलिटी एंड अरेंजमेंट फॉर वेटराइजर सिस्टम। तो फायर सर्विस इनलेट रिक्वायरमेंट के बारे में हमने
हम जो जानेंगे इसमें, जैसे प्रोवाइडेड होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे नॉन रिटर्न वॉल्व के साथ, जितने भी जोन्स हैं आपके राइजिंग मैन है उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आप जो राइजर है आपका वो फायर सर्विस पंप के थ्रू आप उसको चार्ज कर पाए अगर आपका मेन पंप फेल होता है तो। अगर टू राइजिंग मेन्स है तो ये विद इन 30 मीटर वर्टिकली और अ सिंगल इनलेट इज सफिशिएंट। अगर 30 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है टू राइजिंग मेन में वेट राइजर सिस्टम में, तो उस केस में आपको अलग अलग इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज सिंगल जो इनलेट है फायर सर्विस इनलेट वो काफ़ी होगा। लोकेशन एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन जो होती है वो स्ट्रीट साइड में होती है, जो प्रेफरेबली होती है वो नियर द मेन एंट्रेंस होता है। हमेशा अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, प्रोमिनेंटली मार्क्ड होना चाहिए ताकि फायर सर्विस उसको इजीली कनेक्ट कर पाए अपने होल्स को। हाउसिंग बॉक्स जो होता है उसका हाउसिंग बॉक्स जो होता है इनलेट का, ताकि कोई डैमेज ना हो, उसको कोई थेफ्ट ना हो, उस केस के लिए आपके पास 1.6 mm माइल्ड स्टील प्लेट का आप यूज कर सकते हैं। 4 mm थिक ओपनेबल ग्लास फ्रंटेज जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं। लॉकिंग अरेंजमेंट आप रख सकते हैं। उसमें मार्क्ड होना चाहिए फायर सर्विस इनलेट। लेटर हाइट 75 mm और लेटर विड्थ जो है 12 mm का हो सकता है। फ्लोरेसेंट फायर रेड कलर से पेंटेड होना चाहिए और इसका जो शेड और बाकी जो डिटेल है वो IS5 से आप IS5 को रेफर कर सकते हैं। अब साइज ऑफ मेंस की जब हम बात करते हैं तो टेबल 2 दिया गया है इसमें साइज ऑफ मेंस के लिए IS3844 में, लेकिन जो अगेन मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करने के लिए बोलूँगा वो NVC 2016 का जो टेबल 8 है उसमें दिया गया है। आप देखेंगे इसमें दो तरह के दो डाय के मेंस हैं, 100 mm सिंगल आउटलेट लैंडिंग वॉल्स और 150 mm विद सिंगल आउटलेट लैंडिंग वॉल्स। तो इस तरह से बिल्डिंग टाइप ऑफ बिल्डिंग और रिमार्क्स के साथ ये रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। जो वेट राइजर डॉन कमर सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स है उसकी बात हम करते हैं। जो मटेरियल इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड है उसमें राइजिंग मेंस एंड डॉन कमर्स के जो पाइप्स होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड GI के होने चाहिए, मीडियम क्लास एज पर IS 1239। फिटिंग भी IS 1239 के अकॉर्डिंग हो। लोकेशन एंड पोजिशनिंग जो है राइजर्स की लोकेशन हमेशा लॉबी अप्रोच स्टेयरकेस के आसपास हो या फिर स्टेयरकेस इंक्लोजर के पास हो। अगर कोई लॉबी नहीं है तो बेटर है। कभी भी ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए एस्केप रूट को या फिर पैसेज की विड्थ को कम ना करें। जो लैंडिंग वॉल होगा वो हर एक फ्लोर पे होगा, साथ साथ रूफ पे होगा अगर एक्सेसिबल रूफ आपका है तो। वॉल्व कंट्रोल लाइन जो है वो 1 से 1.2 मीटर के हाइट में होना चाहिए। हाई प्रेशर एट लोअर लेवल तो आप रिड्यूसर का यूज कर सकते हैं प्रेशर को लिमिट करने के लिए 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। होज नोजल ब्रांच पाइप इन सबको आप लैंडिंग वॉल के आसपास रख सकते हैं, चाहे वो आपके पास बॉक्स हो या रेसेस के फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। बिल्डिंग में जहाँ पे बेसमेंट है वहाँ पे एक्सटेंडेड इंटरनल हाइड्रेंट या होजरिल आप यूज कर सकते हैं बेसमेंट को कवर करने के लिए, स्प्रिंकलर के अलावा अगर जरूरत हो तो। मिनिमम 2 हाइड्रेंट्स विद इन बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में होना चाहिए, प्रेफरेबली जो होगा नियर रोड कंपाउंड वॉल, ताकि फायर अप्लायंस के लिए इजीली। अब हम टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन के बारे में जानने वाले हैं। जो टेबल 1 जो IS3844 में दिया गया है, जिसमें कई इंफॉर्मेशन मैंने आपको बोला कि टेबल 7 जो नेशनल बिल्डिंग कोड का है वहां से आपको पिक करनी है, लेकिन कुछ इसमें और भी इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि इसमें टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। एक साइड में टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड बिल्डिंग दिया गया है और उसके बाद आप देखेंगे कि पहला वाला एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसमें डॉर्मेटरीज A3 एंड अपार्टमेंट हाउस A4 जो है, अगर 15 से 24 मीटर के बीच की हाइट की बिल्डिंग है तो उस केस में आपको एक डॉन कमर
पर 1000 स्क्वायर मीटर ये प्रोवाइड करना है। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि वेट राइजर कम डाउन कमर की बात यहाँ पे की गई है, और A5 में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से ऑक्यूपेंसी या बिल्डिंग में आपको पर 750 स्क्वायर मीटर जो आपको वेट राइजर ये प्रोवाइड करना है। लेकिन आप जब टेबल 7 में जाएंगे तो वहां पे ऐसा हार्डली कोई जो जो जे ऑक्यूपेंसी की बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ वेट राइजर कम डाउन कमर की बात की गई है, अदरवाइज या तो डाउन कमर या फिर वेट राइजर का सेपरेट रिक्वायरमेंट दिया गया है। अब सिमिलरली आप देखेंगे कि एजुकेशन बिल्डिंग में हाइट के बेसिस पे वेट राइजर कम डाउन कमर इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको दिया गया है। तो इसमें से जो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो पिक कर सकते हैं वो जो स्क्वायर मीटर वाला एरिया है, कितने स्क्वायर मीटर पे आपको एक वेट राइजर चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में भी ये मेंशन किया हुआ है फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग कि कितने राइजर आपके पास होने चाहिए। असेंबली बिल्डिंग में भी वन वेट राइजर कम डाउन कमर सिस्टम आप देखेंगे कि अप टू 24 मीटर हाइट के बिल्डिंग में 500 स्क्वायर मीटर पे एक राइजर की बात की गई है, और 24 मीटर टू 30 मीटर के केस में वन वेट राइजर की बात की गई है पर 500 स्क्वायर मीटर एरिया। बिजनेस बिल्डिंग मर्केंटाइल बिल्डिंग में भी आप देखेंगे कि 500 स्क्वायर मीटर पे डाउन कमर वेट राइजर एंड वेट राइजर की बात की गई है। तो ये सब इंफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है जो मुझे एनवीसी में दिखे नहीं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि वेट राइजर कम डाउन कमर या वेट राइजर किसमें यूज होगा। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इसमें जो स्पेसिफिकली एरिया मेंशन किया गया है पर राइजर का, वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने इसको स्लाइड में डाला है। अब स्टोरेज एंड हजार्डस बिल्डिंग के केस में 500 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर एरिया जो है वेट राइजर कम डाउन कमर सिस्टम ये प्रोवाइड करना है। अब हम आ जाते हैं होज एंड एसेसरीज में, जिसमें हम होज लेंथ की बात करते हैं। तो होज की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपके फैसिलिटी में फार्देस्ट पॉइंट तक वो पहुंच पाए, जो भी आपका नियरेस्ट हाइड्रेंट है वहां से थ्रू नॉर्मल ट्रेवल रूट जो है उसको। और जितने भी आपके हाइड्रेंट हैं सिंगल हेडेड, उसके पास मिनिमम 30 मीटर 63 mm का होज होना चाहिए। और होज का जो रेफरेंस है वो टाइप ए अगर आप यूज कर रहे हैं तो IS 636 का रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। ये दो लेंथ के फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल है कि आप 15 मीटर के 2 होज प्रोवाइड कराएं या फिर 30 मीटर का एक होज प्रोवाइड कराएं। इस सेट जो है उसके पास एक ब्रांच पाइप भी होगा। 10% आपको स्पेयर रखना है अपने फैसिलिटी में होज वॉल्स लग्स। स्पेयर्स में आप 15 मीटर लेंथ विद कपलिंग्स ये होज पाइप्स भी रखना है आपको। जब आप स्टोर करते हैं होज को तो फायर रेड पेंटेड कैबिनेट में ही करें, और वुडन विद ग्लास फ्रंट अगर हो तो वो और भी अच्छा है। कास्ट सीट आयरन वॉल बॉक्सेस आप यूज कर सकते हैं ताकि रेगुलरली आपको पेंट करने की जरूरत ना हो। स्पेयर रबर वॉशर और फ्रेंच चॉक में डिप करके आप रख सकते हैं। एक्सेस की रिक्वायरमेंट जो है बिल्डिंग जहाँ पे वेटराइजर है या वेटराइजर कम डाउन कमर है तो उसमें एक्सेस रोड जो होना चाहिए वो 6 मीटर बाउंड्री के पास होना चाहिए। वेटराइजर जो स्टेक है वो नॉट मोर देन 50 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री लाइन होना चाहिए। एंटी थेफ्ट एंड स्पेस सेविंग मेजर्स के लिए आप एल्युमिनियम एलॉय कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, चाहे वॉल कपलिंग ब्रांच पाइप जहाँ पे भी सुटेबल हो। लैंडिंग वॉल MS होज बॉक्स में आप उसको रख सकते हैं। मिनिमम 2 mm थिकनेस का ग्लास लगाना है आपको। अगर सिंगल या डबल हेडेड वॉल्स हैं तो 2 या 4 होज आपको 15 मीटर ईच का रखना है। 1 या 2 ब्रांच पर पाइप आप रख सकते हैं, और उसका स्पेस इतना हो, अगर स्पेस अलाउ कर रहा है तो आप होज रील
एकोमोडेट कर सकते हैं या फिर बाहर में भी लगा सकते हैं। सिंगल लीफ ग्लास डोर, डबल हेडेड, डबल लीफ डोर, ये सिंगल हेडेड के लिए सिंगल लीफ ग्लास डोर और डबल हेडेड के लिए डबल लीफ डोर्स का आप यूज कर सकते हैं। वॉल के आसपास इनफ क्लियरेंस होना चाहिए ताकि उस वॉल को ऑपरेट या मेंटेनेंस करने में कोई दिक्कत ना हो। होज को किंकिंग से प्रिवेंट करने के लिए जब ये प्रेशराइज्ड होता है, अगर स्पेस परमिट नहीं कर रहा है बॉक्स में, तो आप चाहे रेसिडेंशियल फ्लैट्स हो तो आप होज रील्स को साइड में भी लगा सकते हैं या ग्लास फ्रंट के साथ एंगल आयरन फ्रेम में रख सकते हैं आप। होज रील सिस्टम एंड की रिक्वायरमेंट्स में इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया जो है मैंडेटरी है, जितने भी बिल्डिंग 15 मीटर से हाइट से जाता है उसमें लगाना है। होज रील जो है वो कनेक्टेड हो सकता है 37 mm सॉकेट के थ्रू डायरेक्टली वेटराइजर पाइप से, या फिर एडाप्टर के थ्रू फीमेल कपलिंग या डबल आउटलेट लाइनिंग वॉल के थ्रू उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। होज रील्स जो टाइप ए है वो IS 884 के अकॉर्डिंग होगा। जो लोकेशन एंड कवरेज होता है हर एक फ्लोर पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए, नियर स्टेयरकेस, लॉबी या मिड लैंडिंग या कॉरिडोर एग्जिट के पास हो। होज रील नोजल की जो रीच होनी चाहिए वो हर एक रूम तक होनी चाहिए और कोई भी कॉर्नर उस फ्लोर का 6 मीटर से ज़्यादा दूर ना हो जो उसका नोजल है वहाँ से। इन ओपन एरिया में जब हम बात करते हैं, एबव हेड हाइट नोजल रिटेनर एंड इनलेट वॉल 900 mm फ्रॉम फ्लोर होना चाहिए। रेसेस डोर अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री ओपन होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो होज रील अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड एक्सेसिबल होना चाहिए हमेशा। लार्ज ओपन फ्लोर एरिया जहाँ पे वेयर हाउस टाइप की एरिया की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैकिंग जो है वो हमेशा क्लियर एक्सेस होज रील का होना मेंटेन होना चाहिए। गार्ड रेल्स का आप यूज कर सकते हैं ताकि कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। होज लेंथ, होज की जो लेंथ है वो इतनी हो कि कोई भी एरिया आपका 6 मीटर से ज़्यादा दूर ना रहे नोजल से। प्लेसमेंट ऐसे प्लेस होना चाहिए कि वॉल पे लगा हुआ हो, साथ साथ आपके एस्केप रूट को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। माउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो होज रील ब्रैकेट फर्मली फिक्स्ड होना चाहिए वॉल पे ताकि स्टेबल और ड्यूरेबल रहे। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो इनिशियल टेस्टिंग में हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं जिसमें हम सिस्टम को कम्प्लीटली चार्ज कर देते हैं 7 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे और मेंटेन करते हैं 30 मिनट तक उसको। तब हम इंस्पेक्ट करते हैं सारे जॉइंट और लैंडिंग वॉल को, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए और प्रेशर ड्रॉप जो है मैक्सिमम 0.5 kg का हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर ड्रॉप है तो उसको इंस्पेक्ट करना है। फिर फ्लो टेस्ट, जब हम प्रेशर टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम फ्लो टेस्ट करते हैं ताकि हम ये इंश्योर करें कि फ्लो परफॉर्मेंस मीट कर रहा है। अब इंस्पेक्शन की जब हम बात करते हैं तो एवरी 6 मंथ में हमें इनलेट लैंडिंग वॉल ड्रेन वॉल्स की इंस्पेक्शन करनी चाहिए। डोर के हिंजेस, लॉकिंग मैकेनिज्म, स्टोरेज टैंक है कि नहीं क्लीन, ये देखना चाहिए। जॉकी पंप और उसके जो एसोसिएटेड मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, फंक्शनल है कि नहीं। हाइड्रेंट आउटलेट कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, अगर कुछ है तो इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। और रिमूव द असेंबली और इंस्टॉल ए ब्लैंकिंग प्लेट और प्लग टू मेंटेन सिस्टम ऑपरेबिलिटी। अगर किसी कारण से आपको लगता है कि लीकेज रिपेयर नहीं हो सकता इमीडिएटली तो आप उसको ब्लैंक कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं और सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। रेगुलरली हमें इंस्पेक्ट करना है होज रील को, जिसमें हम इनलेट वॉल, ऑटो ऑन ऑफ वॉल्व्स, ग्लैंड्स, ट्यूबिंग, नोजल्स, लीक्स और ब्लॉकेजेस चेक करेंगे। जॉकी पंप और उसके जो सिस्टम है वो पीरियडिकली चेक होना चाहिए। एनुअल ऑपरेशन टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो रन आउट होज रील टेस्ट हम करते हैं जिसमें ऑपरेशनल प्रेशर हम देखते हैं अंडर, मतलब ऑपरेशनल प्रेशर पे हम पूरा होज रील को रन आउट करते हैं।
उससे ये हमें इंश्योर करना है कि होजेस जो हैं वो अच्छे कंडीशन में हैं, कपलिंग जॉइंट्स सारे वाटर टाइट हैं, मिनिमम डिस्चार्ज जो है 0.5 लीटर पर सेकेंड 30 लीटर पर मिनट के हिसाब से हो रहा है। होज रील कांट बी टेस्टेड एटलीस्ट द हाईएस्ट रील ऑन ईच राइजिंग नेम। अगर सारे होज रील आप एक बार में चेक नहीं कर सकते हैं तो जो भी हाईएस्ट होज रील है उस नेम्स में, मतलब उस राइजर में जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो होज रील है आप उसको चेक कर लीजिए। डिफेक्ट हैंडलिंग के केस में अगर पंप में कुछ डिफेक्ट आपको होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम में कोई डिफेक्ट होता है तो उसको क्विकली रिपेयर करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। और हमारा एम ये होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि सिस्टम को इमिडिएटली फुल ऑपरेशन कंडीशन में रिस्टोर किया जाए बिना फर्दर डिले के। अगर सिस्टम आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शट डाउन में जा रहा है या फिर ब्रेक डाउन में है या फिर फंक्शनल नहीं है तो उस केस में अगर आपका टेम्पोरली अनअवेलेबल है सिस्टम ड्यू टू सम रीजन तो आपको इमीडिएटली फायर सर्विस को भी इन्फॉर्म करना है और साथ साथ ऑल्टरनेट फायर प्रोटेक्शन मेजर्स का भी ध्यान रखना है। और वहाँ पे एक टैग भी लगाना है जिसमें कि विजिबल नोटिस चला जाए कि इंस्टॉलेशन इज नॉट इन सर्विस। जो रिलेवेंट रेफरेंसेज है जो आप यूज कर सकते हैं IS 636 2018 नॉन पर्कुलेटिंग फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग डिलीवरी होज के लिए, IS 884 1985 स्पेसिफिकेशन फॉर फर्स्ट एड होज रील्स के लिए फॉर फाइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। IS 2871 जो ब्रांच पाइप यूनिवर्सल फॉर फायर फाइटिंग पर्पस है। IS 5290 लैंडिंग वॉल्व्स के लिए स्टैंडर्ड है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय NK। थैंक यू वंस अगेन।